वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस का एग्जाम जो कि 12 अक्टूबर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट मैं आपके लिए 100 सवालों का ले आया हूँ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्कीम्स और कमेटीज़ है ना, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं और आप लोगों को मुश्किल भी होती है इसको करने में। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, सामर्थ्य योजना पे बेस्ड है। सामर्थ्य योजना के संबंध में कह रहा है असत्य यानी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी। यह योजना जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका संबंध वस्त्र क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण से यानी टेक्सटाइल सेक्टर से है और यह योजना 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2017-18 के साल में शुरू हुई थी और 2019-20 तक 3 वर्षों के लिए चली थी। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से गलत कौन सा होगा? तो पहला गलत है ना, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे क्योंकि 17-18 के टाइम में आई थी। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर गलत। फिर कह रहा है संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम। ये योजना जो है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाई जाती हैं? संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम्स आर बीइंग रन इन कोलैबोरेशन विद द एंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चलाई जाती है संकल्प एंड स्ट्राइव वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से। फिर कह रहा है 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई दीनदयाल स्पर्श योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना कब आई? पहले तो डेट याद रखो, 3 नवंबर 2017 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करना, यानी टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन फाइलिटैलिटी एंड इनकरेज रिसर्च वर्क इन द फील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना निम्नलिखित में से किन कथनों में असत्य है? ये बताना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो इसमें से कौन का गलत होगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के संबंध में? यह योजना मई 2018 में आई। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है और यह योजना वित्त मंत्रालय की पहल है। यहाँ पे देखिए, फिर आपको बहुत आसानी से पता होगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है 2017 में आई थी, ना कि 18 में, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। कह रहा है 24 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? तो जो एक कैंपेन चला था हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटन किसने करा था? तो इसका उद्घाटन करा था जगदीप धनखड़ ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो रिज़ाइन कर दिया है। तो पूछा जा सकता है आपसे, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही शानदार टेस्ट आप ले सकते हो यूपीपीसीएस के हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके। और हमारा यूपीपीसीएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है 499 का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण उसमें आपकी डे वाइज टारगेट वाइज तैयारी कराई जाती है, जिसको आप टारगेट लेके जितना दिया जाएगा पूरे नोट्स बस उतने पढ़ने हैं। टेस्ट से प्रैक्टिस करनी, क्विज से प्रैक्टिस करनी, आराम से सब रिवीजन हो जाएगा। बस आपको लगातार उतना ही पढ़ना जितना स्टडी फॉर सेल सर्विसेज में बताया जाएगा। तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, कूपन कोड लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट। चलो, कह रहा है अक्टूबर 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम या योजना शामिल है? तो दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते स्कीम लॉन्च हुई है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की। इसमें कौन सी योजना शामिल है? तो प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आकस्मिक निरीक्षण नई योजना या न्यू स्कीम ऑफ सरप्राइज रैंडम इंस्पेक्शन, ये तीनों ही शामिल थी इसमें। ठीक है, अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन का उद्देश्य निम्न में से कितने शहरों या कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है? ठीक है, जो अमृत मिशन आई है उसके तहत कितने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करा जाएगा? तो ये करा जाएगा 500। ठीक है, 500 बुनियादी शहरों का। फिर कह रहा 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2015 को। इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा किस या किन वर्गों को नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है? तो एक तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंटरप्रेन्योर या तीनों। तो ये देखिए SC ST और महिलाओं तीनों ही को प्रोवाइड करेगा ये 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो आई थी 2015 में। किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय
या दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या कर दिया गया है, DRNURLM, यानी दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कर दिया गया है NURLM को। तो ये करा गया है किस वर्ष, 2015 में, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था, उसमें केंद्र और राज्यों का वित्तीय अनुपात योगदान क्या है ना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी उसमें सेंटर और स्टेट का क्या जो रेशियो है वो है, ये बताइए। तो ये 60:40, कितना है, 60:40। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पृथ्वी विज्ञान योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को किस अवधि के लिए कार्यान्वयन की मंजूरी दी थी। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM मोदी अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो ये कब मंजूरी मिली थी, इसको मंजूरी मिली 2021 से 26 में, 21 से 26 में। फिर कह रहा है 12 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है यानी PM आवास योजना अर्बन कितने वैधानिक नगरों को कवर करेगी। तो कितने नगरों को कवर कर रही है ये, 4041। कितने नगरों को, 4041। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसे अगस्त 2024 में शुरू किया गया था, इसका आदर्श वाक्य क्या था भाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। बहुत ही योजना ये सफल रही थी। मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसकी स्कीम मतलब थीम थी, लोगो था, आदर्श वाक्य था। गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु उद्यम यानी बात कर रहा है आपका नॉन कॉरपोरेट नॉन एग्रीकल्चर जो वर्क हैं, उनको ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋणों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसमें ऋणों को 3 कैटेगरी में विभाजित करा है, कितने, 3 कैटेगरी में, ठीक है। फिर इसको ध्यान से पढ़िए। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो चली, उसके संबंध में आपको सही बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात करी। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों में सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य भी रखा गया। मुफ्त बिजली योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और सब्सिडी भी प्रदान करेगी केंद्र सरकार। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रारंभ किस स्थान से हुआ, ये बताना है। तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, कलकत्ता से। कहाँ से हुआ, कलकत्ता से। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत क्रमशः किस तिथि से एवं किस स्थान पे हुई। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज स्टार्टेड ऑन विच डेट एंड प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्टार्ट हुआ कब से, ये स्टार्ट हुआ 8 मार्च 2018 झुंझुनू से, 8 मार्च 2018 झुंझुनू से। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में कह रहा कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसे स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना है भाई। और इस योजना में 2 घटक शामिल हैं, एक तो राष्ट्रीय गौ जाति प्रजनन कार्यक्रम यानी नेशनल बोवाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और दूसरा नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी यानी नेशनल बोवाइन एंड बोवाइन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इंग्लिश दोनों में सेम है। कौन सा सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे तीनों स्कीम मतलब बिल्कुल सही हो जाएंगी स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कह रहा 20 सूत्री जो कार्यक्रम था 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था, किस वर्ष आया था 20 सूत्री कार्यक्रम। तो ये किस वर्ष आया था भाई, ये आया था 1975 में। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975 में, ठीक है। अब ये स्कीमें इनका मिलान करना होगा आपको। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और सांसद स्तरीय क्षेत्र विकास योजना। तो जवाहर ग्राम योजना ये आई अप्रैल 1992 में, और रोजगार आश्वासन योजना अक्टूबर 1993 में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें तो ये आया आपका 9 अगस्त 2016 को, और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993, ठीक है। तो 20 वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसके बाद PM मित्र योजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। PM मित्र योजना सबसे पहले कह रहा PM मित्र योजना जो है 17 मार्च 2023 को 7 शहर और 7 राज्यों में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत टेक्सटाइल उद्योग के तहत चुने हुए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा नए टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा और PM मित्र पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड पर एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ग्राम उदय से भारत उदय योजना किस वर्ष एवं
कौन से स्थान से शुरू हुई है? क्या? ग्राम उदय से भारत उदय। तो ग्राम उदय से भारत उदय 2016 में शुरू हुई एमपी में, ठीक है, 2016 से एमपी में। 24 अप्रैल 2020 को आरंभ हुई स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से? ये कह रहा है स्वामित्व योजना जो है इसका संबंध किस मंत्रालय से? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फिर कह रहा उजाला सभी के लिए किफ़ायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई? When was the उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो इसको कब लॉन्च किया गया है? 2015 में, जनवरी 2015। फिर कह रहा है विदेश मंत्रालय 2018 में शुरू की गई समीप। समीप मतलब स्टूडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च करा गया। जो इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। समीप स्कीम की बात कर रहा है। तो इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय की भूमिका और कार्यों के बारे में बताना। इसका उद्देश्य भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में अवगत कराना। इसका उद्देश्य विदेश नीति के मोर्चों पर सफलता की कहानियों पर उपलब्धियों से परिचित कराना। और इसका उद्देश्य विदेश नीति में छात्रों को शामिल करना। तो ये गलत है भाई, विदेश नीति में छात्रों को थोड़ी शामिल कर सकते हैं यार, बंटाधार थोड़ी कराना है, अभी उनको खुद इतनी समझ नहीं होगी ना, तो ये गलत है। क्वेश्चन 26 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है उम्मीद जो कि वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धति पहल का शुभारंभ 23 सितंबर 2019 में को निम्न में से किस मंत्रालय ने किया? उम्मीद यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय 23 सितंबर ऑन 29 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो इसको चालू करा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद वर्ष 2027 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को फरवरी 2022 में कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना विच वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2017 वॉज एक्सटेंडेड टिल 1 इन फरवरी 2022। तो इसको बढ़ा दिया गया 2026 तक। कब तक? 2026 तक। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है पेंशन फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर, यानी असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा 99 का एक प्रैक्टिस बैच और भी चल रहा है यूपीपीएससी का, जिसमें आपको पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की लाइव रैंकिंग के साथ कराएंगे, है ना। और उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज़ की भी प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर्स आपका पूरे साल का एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस होगी, यूपी के करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस होगी। तो ये मात्र 99 का, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। तो एक बार ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे डाउनलोड कर लो। उसमें आपके पीसीएस को निकालने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बहुत ही लो कॉस्ट है, प्रैक्टिस आपकी शानदार होगी, टेस्ट सीरीज़ भी उसमें है, डिस्काउंट भी चल रहा है। कूपन कोड खरीदने से पहले लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट, कोई भी स्पेस नहीं है, स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिखना, ज्ञान सर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज गति वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना को शुभारंभ किया है? घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ ये हुआ है कहाँ से? बिहार से। ठीक है, बिहार से। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसका आरंभ 1998 में नाबार्ड द्वारा जारी मॉडल के आधार पर निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करा 1998 में। तो किस सिफारिश के आधार पर, मतलब किस कमेटी की सिफारिश हुई थी? आरवी गुप्ता कमेटी। किसकी? आरवी गुप्ता कमेटी, आरवी गुप्ता कमेटी। कह रहा है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत मिशन पूर्वोदय, जिसमें देश के पूर्वी इलाकों को एकीकृत इस्पात केंद्र के निर्माण के माध्यम से तेजी से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, कब शुरू किया गया ये? तो इसकी शुरुआत कब हुई है? मिशन पूर्वोदय इसकी शुरुआत हुई है आपकी जनवरी 2020 से। ठीक है, फिर कह रहा है अटल भूजल योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? अटल भूजल योजना के संबंध में इसे 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। इस योजना का कुल परिव्यय जो है वो है कितना? 10,000 करोड़ रुपए, और अवधि है 2020-21 से 30-31 तक। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है और इसे जल जीवन मिशन के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो यहाँ गलत की अगर बात करें तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे, क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए रखा गया, 10 नहीं है, 10 तो बहुत हो गया। 6,000 करोड़ रुपए रखा है 2020-21 से 24-25 तक, वो भी 5 सालों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य गरीब गर्भावती महिलाओं के संस्थागत प्रस्ताव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है, कब शुरू की गई? है ना, जननी सुरक्षा योजना लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच एम्स टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इसको कब शुरू करा गया था? 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है,
सुकन्या समृद्धि खाता योजना में लाभार्थी जो बालिकाएं हैं उनकी निर्धारित आयु क्या है? प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर बेनिफिशियरी गर्ल्स इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो इनकी प्रिस्क्राइब्ड एज कितनी है? फ्रॉम बर्थ टू 10 ईयर है ना, जन्म से 10 वर्ष तक। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना जन्म से 10 वर्ष तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जून 2020 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम लॉन्च इन जून 2020 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो ये लागू करी आवास और शहरी मंत्रालय, जो शहरी मामले के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। फिर कह रहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विंध्यांजलि योजना निम्न में से कब शुरू करी गई है? तो विंध्यांजलि स्कीम की बात कर रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई है विंध्यांजलि स्कीम की? तो इसकी शुरुआत हुई है 2016 में। कब हुई है? 2016 में। फिर कह रहा 1995 में शुरू हुई केंद्र प्रायोजित मध्यमा भोजन योजना का नाम बदलकर किस वर्ष प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम पीएम पोषण योजना का नाम बदला गया है किस वर्ष? तो ये बदला गया आपके 2021 में। ठीक है, 2021 में। दोस्तों याद रखो ये सब फैक्ट्स, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे आप इसको लीजिए, 1 से 2 बार इसको देख के रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा की बात कर रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू किया गया था, इसको कब तक जारी रखने की मंजूरी सरकार ने दी है? तो इसको कब तक जारी रखने की मंजूरी सरकार ने दे दी है? 2026 तक। ठीक है, फिर कह रहा मई 2018 में शुरू की गई राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो कि 2008 में लॉन्च हुई है, उसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो 8th क्लास तक के बच्चों के बाद, मतलब 8th के बाद क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करने लगते हैं, तो उनको क्या करना है? पैसे वैसे दे के स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की बात कर रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2004 सही हो जाएगा, 2004 में लॉन्च हुई है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है एशियाई शेर संरक्षण परियोजना यानी एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2018 से 21 तक 3 वर्षों के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य एशियाई शेर और उससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। इसके कार्यान्वयन में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, यानी मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी इसको चालू करने में। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके बारे में असत्य कथन को चुनना है आपको। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके संबंध में कौन सा असत्य है? गलत है। तो सबसे पहले कह रहा है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, नंबर 1। यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की कमियों को दूर करने और किसानों को बेहतर रिटर्न लाभ प्रदान करने का एक प्रयास है। यह योजना कृषि और किसान मंत्रालय है उसकी एक पहल है, और यह योजना एमएसपी को कानूनी रूप देने के लिए लाई गई है। दिस स्कीम वॉज ब्रॉट टू गिव लीगल फॉर्म टू एमएसपी। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत की बात करें तो ये डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। फिर कह रहा वर्ष 1985 में लाई गई इंदिरा आवास योजना में निम्न में से किस एक मंत्रालय की पहल थी? इंदिरा आवास योजना लॉन्च इन 1985 वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो ये किस मिनिस्ट्री ने चालू करी थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने चालू करी थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू करी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी। तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा लाई गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दोनों ही याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में आई और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 2000 में आई। 2014-15 में आरंभ हुई ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसको प्रोवाइड करता है कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में स्कीम्स का मिलान करना है आपको, मैचिंग करनी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान
और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड फंड स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम और इको डेवलपमेंट फोर्स। तो इसमें कौन सा सही है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। जैसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो इसको लाया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लाई। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार योजना। और राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें तो युवा और जो मामले हैं खेल मंत्रालय वो लाएगा, और पारिस्थितिकी विकास बल, पर्यावरण और वन मंत्रालय। यानी आपका इसमें जो है नहीं इको डेवलपमेंट फोर्स जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाएगा, है ना, इको डेवलपमेंट फोर्स, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए सही होना चाहिए इसका। अब अगला कह रहा है गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च करी नेशनल यूथ कॉर्प्स, है ना, कौन सी, राष्ट्रीय युवा को या नेशनल यूथ कॉर्प्स, ये किस वर्ष लॉन्च करी है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसको कब लॉन्च करा गया है, 2010-11 में। कब करा गया है, 2010-11 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन 48 है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं कह रहा है, ये योजनाएं और वर्ष हैं। जैसे स्मारक और पूर्व अवशेषों पर राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज़ 2017, राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15, मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011, कर्मचारी पेंशन योजना 1990, ठीक है। तो यहाँ पे आसान है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995 में शुरू करी गई थी, 1995 में, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है योजना और वर्ष में, आपको इसमें आपको बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1995, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो एकीकृत प्रबंधन है अप्रैल 2018, विकेंद्रीकृत खरीद योजना यानी डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम 1999, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली 1982। तो यहाँ पे सिर्फ बी सही हो जाएगा, स्वर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 2018 में आया था। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्न योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको गलत बताना है क्वेश्चन 50 में। तो गलत आप बता लोगे आराम से। कह रहा है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन संचार मंत्रालय जो है वो 2019 में शुरू हुआ, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 2010 में हुई है, नेशनल सोलर मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें 2007 में, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात करें मई 2013 से, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो कौन सा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आसान था, देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया। ये कब आया, 2005 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में आपको गलत बताना है। जो अटल इनोवेशन मिशन आया उसके संबंध में कौन सा गलत है। इसकी जो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसे नीति आयोग द्वारा देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यानी प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किया जाएगा, ये भी बोला गया। और साथ ही में वर्तमान में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए ये अपने कार्यक्रमों की समीक्षा तीसरे पक्ष की एजेंसियों से भी कर रहा है, यानी इट ऑल्सो गेटिंग इट्स प्रोग्राम रिव्यूड बाय थर्ड पार्टी एजेंसीज टू इंश्योर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पहला ही गलत है क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं निम्न योजनाओं के संबंध में सही कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग स्कीम्स। तो यहाँ पे कौन सा सही है इसको देखो। डिजिटल लॉकर की शुरुआत 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा हुई। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया प्रारूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम लागू किया गया। और साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में हुई। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय मिशन 2008 में शुरू किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ऑप्शन बी सही है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है 2009 से चालू हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना, यानी स्वयं का फुल फॉर्म भी याद रखो, पूछ सकता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। इसे 2016 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। स्वयं उन छात्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ना चाहता था जो अब तक इससे अछूते थे, और इसका उद्देश्य सबसे अधिक वंचित साहित्य, सर्वोत्तम शिक्षण, अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुंचाना है, यानी इट एम्स टू मेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक बहुउद्देशीय योजना है। इट इज़ मल्टीपर्पज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो यहाँ यही गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यही लिखा हुआ देखो, ठीक है। तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। 54 देखते हैं, ये मिलान करना है आपको। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर ब्रोन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो कौन कब आया इसको आपको मिलान करना है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है।
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की बात करें अगर, यानी इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, तो ये आएगा 2004 में। कब आया था? 2004 में, पहली बात। दूसरी बात, परिवार कार्यक्रम नियोजन कार्यक्रम की बात करें अगर, तो ये 1952 में आ जाएगा, ठीक है ये। और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 में आएगा। और वहीं राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम तो हो गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग, इसकी बात करें तो ये 2003-04 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा 54 में। अगस्त 2020 में शुरू किया गया खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की एक पहल है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च इन अगस्त 2020 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 56 की, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम निम्न में से कब प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को उनके शुरुआती चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसको लॉन्च करा गया कब? 19 अप्रैल 2021, ठीक है। फिर फरवरी 2021 में गो इलेक्ट्रिक अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने चालू करा? डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। फिर से ये योजनाएं हैं जैसे फूड रेवोल्यूशन मिशन, नेशनल बी एंड हनी मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन और आर्य प्रोजेक्ट, इनको आपको मिलान करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आहार क्रांति मिशन की बात करें 2021 में आता है, राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन 2020 में आता है, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में आ जाता है और वहीं आर्या परियोजना 2015-16 में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015-16 में शुरू किया गया जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आर्या, इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट आर्या कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना, यानी अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलो अगला है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत डेयरी प्रसंस्करण एवं ढांचागत विकास कोष निम्न में से किस वर्ष के बजट में शामिल हुआ? ये है ना, ये जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया, मतलब किस वर्ष आया इसका, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डबल द इनकम ऑफ डेयरी फार्मर्स, यानी किसानों की आय को दुगना करना, सिंपल सी बात, 2017-18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान से पढ़िए इसको थोड़ा। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना की बात करा, कौन सा कथन सही नहीं है? 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा इसको चालू करा गया था। यह एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के साथ साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं। इस व्यापक योजना में 12 योजनाएं या मिशन शामिल हैं और यह योजना 17-18 से 24-25 की अवधि तक के लिए जारी रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा सही गलत है, मतलब तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ 2020 तक ही जारी थी, ठीक है। अब इस योजना का लाभ जो है 2020 तक ही उठा पाएंगे, उसके बाद में। फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मार्च 2017 में शुरू किए गए मिशन फिंगरलिंग का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है बोला है? तो मिशन फिंगरलिंग का संबंध किससे है? फिश प्रोडक्शन से, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है। अब 63 में देखते हैं, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ और जलवायु तन्यक कृषि में राष्ट्रीय नवाचार। तो यहाँ पे कौन सा सही है, इसको मिलाएंगे अगर आप तो देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी 2014-15। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना की बात करें 2016 में, तो यानी बी हो जाएगा इसका, ठीक है। लघु किसान वाला ये 1994 हो जाएगा और ये 2011, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 2019 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्न में से कब तक खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो 2019 में आया, उसने कंट्रोल फुट एंड माउथ डिसीज़ को कब तक का टारगेट रखा है कंट्रोल करने का? तो 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज नॉट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कौन सी स्कीम नहीं आती? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ये नहीं आएगी। पशुधन संजीवनी या नकुल स्वस्थ पत्र योजना जिसमें पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई है? पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना। तो इसको शुरू करा गया है कब? इसको शुरू करा गया है 2017 में, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा 2016 में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसमें गांवों में
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम 2016 तो किसके द्वारा शुरू करा गया है भैया? तो ये शुरू करा गया है आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। संचार मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2017 में शुरू की गई दर्पण परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दर्पण परियोजना? टू कंप्लीट डिजिटलाइज द फंक्शनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, यानी देश के डाकघरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल कर देना, है ना। तो ये दर्पण परियोजना थी, जितना भी पोस्ट ऑफिस का काम है उसको डिजिटलाइज करना। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जून 2024 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट मौसम का मुख्य संबंध किससे है? क्या बात कर रहा है? प्रोजेक्ट मौसम, इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट मौसम जो है हिंद महासागर में संबंधित देशों के साथ बहुआयामी संबंधित स्थापित करने, यानी एस्टैब्लिशिंग मल्टी फैक्टेड रिलेशन विद द कंट्रीज रिलेटेड टू इंडियन ओशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन 17 निम्न में से कौन सी योजना मिशन प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन और प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? तो राष्ट्रीय मानसून मिशन, डीप ओशन मिशन, प्रोजेक्ट मौसम या ओ स्मार्ट योजना। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन 71 में निम्न कथनों पर विचार करना आपको। भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा जो है उस पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए दिसंबर 2024 में एक समिति का गठन किया है, और इस समिति का जो अध्यक्ष है उसके रूप में अपर महानिदेशक ADG और BSF पूर्वी कमान को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 71 में? सिर्फ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसमें है ही है, और भी लोग इसमें शामिल हैं। ये तो ईस्टर्न कमांड वाले हैं, बट इसमें और भी लोगों को शामिल किया गया। IG हैं और हेडक्वार्टर्स वाले जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो सभी, मतलब ये गलत है, कुल मिला के ए सही। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2024 में अपने सांख्यिकी के बेंचमार्किंग पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? ठीक है, RBI ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन बेंचमार्किंग ऑफ इट्स स्टैटिस्टिक्स इन अगस्त 2024। द कमेटी इज हेडेड बाय। तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो ये है आपके माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा। 73 में कह रहा है सही बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। कह रहा है भारत में जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, आंकड़ों के लिए आधार वर्ष तय करने हेतु राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो है उस पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, यानी एन एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिसाइड द बेस ईयर ऑफ GDP। इस समिति में 26 सदस्य हैं, और समिति के अध्यक्ष के रूप में आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार इनको नियुक्त किया गया है ना। फॉर्मर जो प्रोफेसर हैं विश्वनाथ गोलडार। तो यहाँ पे देखेंगे आप तीनों सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है अगला, इसमें भी आपको सही कथन बताना होगा, कौन सा यहाँ पे सही होगा। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए जून 2024 में 7 सदस्यीय विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं पूर्व इसरो प्रमुख राधाकृष्णन ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन 75 में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा स्टेटमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए AP होता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। भारत की नई ओवर द काउंटर नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अतुल गोयल की अध्यक्षता में अप्रैल 2024 में स्त्री रोग विशेषज्ञों को 3 सदस्यीय समिति गठित हुई है, और IFCA 21 दिसंबर 2023 को जलवायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति गठित हुई है, और डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा तैयार करने और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फरवरी 2023 में एक कमेटी सर्जित की गई है। तो ये गलत है, क्योंकि ये 16 मेंबर कमेटी है, ना कि 10 मेंबर है ना, 16 मेंबर कमेटी है। इसके बाद क्वेश्चन 76 है, इसमें आपको मैचिंग करनी होगी। ये कमेटी और रिलेटेड एरिया, जैसे AC राव कमेटी है, ज्ञान प्रकाश कमेटी है, हजारी कमेटी और नीरज कुमार गुप्ता कमेटी है, ठीक है। इनको आपको मैचिंग करनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप CV राव समिति जो है ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले के लिए, हजारी समिति बनी थी औद्योगिक नीति के लिए, और नीरज कुमार गुप्ता कमेटी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसके बाद वर्ष 1991 में गठित की गई नायक समिति का संबंध किससे है भाई? जो 1991 में बनी थी नायक कमेटी, वो किस लिए बनी थी? तो नायक कमेटी बनी थी आपकी लघु उद्योगों के लिए, किसके लिए? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं 78 नंबर।
1992 में गठित जानकी रमन समिति का उद्देश्य इनमें से क्या था? जो जानकी रमन कमेटी बनी थी, तो इसका उद्देश्य इनमें से क्या था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच करना, इन्वेस्टिगेट द ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बैंक। जो हर्षद मेहता स्कैम आपने सुना होगा, उसी में शामिल था। क्वेश्चन 79 कह रहा है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन का संबंध किस समिति से है? जो कस्तूरी रंजन रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए सिफारिश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, ये दोनों ही सही है इसके लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन 80 आता है समिति और उनके संबंधित क्षेत्रों के संबंध में गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? जैसे शंकर लाल गुरु कमेटी, मीरा सेठ कमेटी, सरकारिया कमेटी और राकेश मोहन समिति। यहाँ पे कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो डी है ना, राकेश मोहन समिति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ये गलत हो जाए, क्योंकि ये बना था किस लिए? इसको बनाया गया था वित्त पोषण की समीक्षा, आधारभूत संरचना, इन सब के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सिस्टम के लिए, है ना। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समितियों के गठन के अनुसार सही क्रोनोलॉजी क्या होगी, ये बताना है। प्रदीप शाह समिति, लोधा समिति, पुंछी समिति, अभिजीत सेन समिति और धारिया समिति, इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है आपको, ठीक है। तो लगाओ भाई। सबसे पहले अगर बात करें प्रदीप शाह कमेटी की, तो प्रदीप शाह कमेटी आएगी सबसे बाद में 2020 में। लोधा समिति की अगर बात करें 2015 में आई थी। पुंछी समिति की बात करें अगर तो 2007 हो जाएगा इसका। अभिजीत सेन समिति की बात करें तो ये भी 2007 हो जाएगा आपका। और फिर आपका धारिया समिति की बात करें 1994, है ना। अब यहाँ आप कहेंगे सर ये तो दोनों 2007 है, फिर क्या करें? तो देखो अभिजीत सेन समिति जो थी ये मार्च में आएगी, ये अप्रैल में आएगी, ऐसे। तो इसकी सही क्रोनोलॉजी डी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 82 में आपको देखना है गलत की पहचान करनी है। निम्नलिखित में से सुरेश तेंदुलकर समिति के संबंध में गलत का चयन करना है। इस समिति का गठन कह रहा है गरीबी आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए हुआ था, यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए हुआ था। सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना 2005 में हुई। इस समिति ने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने गरीबी के आकलन के लिए कैलोरी मानदंडों की बजाय लक्षित पोषण संबंधी परिणाम को सुझाव दिया, यानी कैलोरी नॉर्म्स की जगह इसने क्या करा? न्यूट्रिशनल आउटकम्स पे फोकस करा। तो यहाँ पे गलत अगर पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2009 में प्रस्तुत करी थी, ना कि 2010 में। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित समितियों में से कौन पंचायती राज से संबंधित ही नहीं है? BS चौहान कमेटी, GK राव, बलवंत राव और कृष्णामाचारी कमेटी। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा BS चौहान समिति, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे ना, डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान, है ना, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। यह समिति कानपुर के विकास दुबे, जो एनकाउंटर मामला नहीं हुआ हमारा यहाँ, मतलब मैं कानपुर का विकास दुबे सुना होगा आपने, उस लिए बनी थी। इसके बाद निम्न कथनों पर विचार करना है 84 में। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का गठन 1993 में और आबिद हुसैन समिति का गठन 1997 में। लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार के लिए, यानी आदिल हुसैन कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड 1997 फॉर पॉलिसी रिफॉर्म इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे गलत पूछ रहा, माफ़ कीजिएगा, गलत तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद 85 में देखते हैं। 85 में आपको बताना होगा कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। भारत में लोकसभा, राज्य की विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने 6 सदस्यीय उच्च समिति का गठन हुआ है, यानी 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 मेंबर नहीं 8 मेंबर कमेटीज़ जो है 8 मेंबर 8 सदस्यों की कमेटीज़ को बनाई गई है, ठीक है, ना कि 6। बाकी दूसरा तो बिल्कुल सही है, अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो याद रखना पहला गलत है। चलो 86 में आते हैं। 86 में कह रहा भारत में एकीकृत पेंशन योजना जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? तो शुरू करी गई थी किसकी समिति की सिफारिश पे? सोमनाथ कमेटी, ठीक है, सोमनाथ समिति, सोमनाथन समिति, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के कंटेक्स्ट में कौन सा गलत है? कह रहा है इस समिति की अध्यक्षता पेट्रोलियम मंत्री के पूर्व सचिव जो थे तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। इस समिति का गठन भारत को 2070 तक
शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में सहायता देने के लिए किया गया है, यानी नेट ज़ीरो इमिशन की बात कर रहे हैं। और समिति ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों में संक्रमण के लिए 2030 तक 10 लाख से अधिक लोगों वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है ना, यानी जो 4 व्हीलर डीजल व्हीकल है उनको प्रतिबंधित करने की। तो 2027 तक होना चाहिए, 30 नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। पहली दूसरी सही हो जाएगी। चलो 88 को ध्यान से पढ़िए, पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। सही पूछ रहा है कौन सा है। कह रहा है अक्टूबर 2022 में जो मनरेगा है उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार ने अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, पहली बात। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है सुष्मिता देव बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी, जिसमें लड़कियों की शादी की जो कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करा गया है। भाई अभी वुमेन की एज 18 है शादी की, बोला गया गर्ल्स की, उसकी बढ़ाओ 21 साल करो। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं होगा। यहाँ स्वामित्व योजना पे आधारित है ये सवाल। इस समिति का जो गठन है 2022 में भारत सरकार के पूर्व सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री BK अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ था। समिति की जो रिपोर्ट है 3 नवंबर 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा की गई थी। और स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? डी वाला, मतलब 3 वाला स्टेटमेंट, क्योंकि स्वामित्व योजना लॉन्च करी है 24 नवंबर नहीं 24 अप्रैल है ना, पंचायती दिवस जिस दिन होता है ना 24 अप्रैल को लॉन्च करी गई। ईयर वही सेम है 2021 है ना, 24 अप्रैल 2021 होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। क्वेश्चन 90 पे आ जाते हैं भैया। इसमें आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। कह रहा है किरीट पारिक समिति का जो गठन है सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की मूल्य निर्धारण प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार के उद्देश्य से किया गया। और समिति ने 1 जनवरी 2028 तक पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण की सिफारिश की है, यानी कमेटी रिकमेंडेड मार्केट डिटरमाइन प्राइस फॉर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड फील्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कोई सही नहीं। क्यों? क्योंकि किरीट पारिक कमेटी जो है सितंबर 2024 नहीं सितंबर 2022 में गठित हुई थी, पहली बात। दूसरा, इसने जो है 1 जनवरी 2026 तक, 2028 नहीं 1 जनवरी 2026 तक कहा है कि पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए बाजार निर्धारित मूल्य की सिफारिश, ठीक है, 1 जनवरी 2026 होना चाहिए। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलो 91 को ध्यान से पढ़ लो भैया, क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए 2023 में 17 सदस्यीय उच्च अधिकारी या उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ना। 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी इन जनवरी 2023 टू प्रोटेक्ट यूनिक कल्चर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लद्दाख। तो ये किसकी अध्यक्षता में करा गया है? ये करा गया है नित्यानंद राय की अध्यक्षता में, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 10 मेंबर स्टेट लेवल वल्चर कंजर्वेशन कमेटी हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर या कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन अक्टूबर 2022। तो ये करा गया है कहाँ पे? ये हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए गठित समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉर्मुलेट न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए कौन सा सही है। कह रहे हैं 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल किए गए। कितने लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया? 47, और बनी 2 सितंबर 2022। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की बात कर रहे हैं, कौन सा सही है। कह रहा है उपभोक्ता मामले विभाग ने वर्ष 2024 में मरम्मत के अधिकार के लिए अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे इन द ईयर 2024 फॉर द राइट टू रिपेयर। दूसरा, इसमें कह रहा है खेती उपकरण, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, उपभोक्ता सामान, मोटर वाहन
इन उपकरणों में सुधार करने तथा उन्हें दुरुस्त करने के अधिकार के तहत चिन्हित भी किया गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत हो जाएगा। राइट टू रिपेयर वाला जो मामला है इसको जुलाई 2022 में करा गया। दो उपभोक्ता मामले के विभाग ने मरम्मत का जो अधिकार है इस पर ढांचा विकसित करने के लिए 2022 में जो है उसमें अध्यक्षता में एक समिति गठन करी थी। सचिव थे निधि खरे। ठीक है, तो ये गलत है पहला, दूसरा सही हो जाएगा। सिर्फ 2 सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 2022 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन किया है और इस समिति में 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 5 यूनियन मिनिस्टर के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया इसमें, ना कि 6। ठीक है, कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामले के प्रबंधन के लिए 3 सदस्यों की प्रशासक समिति नियुक्त की थी। कौन सा सदस्य इस समिति का हिस्सा नहीं था? है ना, जो 3 मेंबर की समिति बनी थी उसमें कौन नहीं था इसमें से? तो जस्टिस AR डेवे थे, SY कुरैशी थे, भास्कर गांगुली थे, सुनील छेत्री नहीं थे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई जी को, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। चलो अगला देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा कौन सा कथन सही है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 17 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 76,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है। डॉक्टर राजेश पंत भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत समिति ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार किया है और राजा जे चलैया समिति, जिसे कर सुधार समिति के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन भारत सरकार द्वारा अगस्त 1991 में हुआ है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है इसकी स्थापना मार्च 1979 में गठित शिव रमन समिति की सिफारिशों के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इन टेस्टों का आप अवॉइड मत करिएगा, टेस्ट के थ्रू ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देख रहे हो आप, पूरी स्कीम को हमने डालने की कोशिश की टेस्ट के थ्रू। यही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, तो अगर आप UPPCS के 55 टेस्ट हम आपको देंगे, अगर आप उतने लगा ले जाएंगे तो आप ये समझिए पूरे आपके एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके UPPCS की लेटेस्ट एंड पैटर्न की आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसके नोट्स आपको डेली टारगेट वाइज मिलेंगे। इसके बाद कह रहा है कि ये जो पंचायती राज कमेटी कौन सी सही मैच नहीं कर रही बताना है। जैसे थंगन कमेटी 1988, गैडगिल कमेटी 1986, अशोक मेहता कमेटी 1977, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। तो पंचायती राज के लिए पहली चीज़ गैडगिल कमेटी नहीं थी, वेस्टर्न घाट वगैरह के लिए थी। तो बहुत ही आसान था, ये आपका हो गया गलत। ठीक है, तो कितने नंबर बने कमेंट में बताइए। अगर नहीं अटेम्प्ट करें हैं तो इन 100 को जो मैंने बताया इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।